खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सबका। 8:36 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके देखना आप शुरू कर चुके हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में हूँ आपके साथ आसिफ रशीद। हमेशा की तरह हमारा और आपका साथ ठीक 10 बजे तक रहने वाला है और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। खबरें उन इलाकों से भी आप तक पहुंचेंगी जहां ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, मौसम ने करवट गुज़श्ता 12 घंटों में ली या 12 घंटे कबल जो सूरत हाल थी थोड़ी सी उसमें मज़ीद तब्दीली आई है। आगे चलकर मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। और दीगर मौज़ूआत की जहाँ तक बात है तो बैनुल-अक़वामी या कौमी खबरों की तरफ जाने से पहले जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल एक अहम तरीन एक और इजलास हुआ है, उस ताल्लुक से बात करेंगे। आज दिन भर काफ़ी गहमा गहमी जम्मू के अंदर असेंबली सेक्रेटरीट और आसपास रहने वाली है। जो तासुरात अरकान असेंबली के हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। राब्तों के हवाले से ख़ास तौर से बात होगी। मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने वाली शाहराहें या सड़कें इस वक्त बंद है। मुकम्मल तफसीलात, अगर आप घर से निकलना चाह रहे हैं, आप ट्रैवलिंग का कोई प्लान है तो ज़रा सोच समझ कर आगे चलकर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आप जब ख़राब मौसम है तो कई एक जगहों से शिकायतें आई थी कि ख़राब सामान फ़रोख्त किया जा रहा है। इन सब के बीच में इंतज़ामिया हरकत में आई। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, होली भी बहुत करीब है। मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स अलग अलग जगहों पर जो ऑलरेडी तैनात थे उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। थोड़ी देर में वो तफसीलात अब तक पहुंचेंगी। साथ साथ लद्दाख के उन तलबा की बात जो वादी कश्मीर या जम्मू सूबा तालीम की गर्ज से आए थे लेकिन वापसी की राह नज़र नहीं आ रही है और ऐसे में इंतज़ामिया के सामने अब गुहार लगाई जा रही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है। तैयारियां क्या है, पहला मरहला जब मुतासिर हुआ है तो दूसरे मरहले में तैयारियां इस वक्त क्या चल रही हैं, उस ताल्लुक से अपडेट। काबीना का इजलास, उसमें फैसले क्या हुए हों उस पर बात ज़रा करेंगे। बजट के हवाले से जहां पर हुकूमती सतह पर तैयारियां की जा रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे बड़े इस वक्त इशूज़ जो सुर्खियों में मशरक़ी वस्ता के अंदर, यूरोप और अमेरिका के अंदर थोड़ी देर में वो या रूस यूक्रेन जंग के बीच तल्खियाँ जो मुसलसल या कशीदगी अमेरिका और यूक्रेन में बढ़ रही है उस ताल्लुक से अपडेट्स आप तक पहुँचेंगी। बात चैंपियंस ट्रॉफी की भी, आज तारीख में एक और अहम तरीन दिन। और जब तारीख की बात हुई है तो इब्तिदा प्रोग्राम की शुरुआत जरा हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देख लेते हैं कि मार्च की 4 तारीख साल 2025 क्या कहती है। कई वाकयात अहम तरीन जो आज के दिन रोनमा हुए हैं। साल 2001 में आज ही के दिन तालिबान ने मुजस्मे खरीदने की ईरान की उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि हुकूमती सतह पर वो फैसला करे और बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोजल रखा गया कि आप फौरन से बेशतर इस पर दस्तखत करें और मुजस्मे खरीदने का काम करें। लेकिन ईरान की पेशकश को तालिबान की जानिब से आज के दिन मुस्तरद किया गया था। दिन आज का था 2001 में। इसके एक बरस बाद 2002 में दौलत मुश्तरका में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक करारदाद आई, मुस्तरद कर दी गई। दौलत मुश्तरका से निकालने की बात हुई लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेशतर लोगों ने उनके हक में वोट किया। 1930 में फ्रांस में शदीद सैलाब की वजह से 700 से ज्यादा अफराद आज ही के दिन मारे गए। अफगानिस्तान में भी आज के दिन लैंडस्लाइडिंग के सबब 150 से ज्यादा लोगों की मौत आज ही के दिन हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 2003 में नाइजीरिया की कैबी रियासत के अंदर दरियाए नाइजर में कश्ती डूबने से 80 अफराद मारे गए। 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कलीदी शरह सूद में निस्फ फीसद कमी का ऐलान आज ही के दिन किया था। 4 तारीख थी मार्च की, साल था 2009। इसके 3 बरस बाद 2012 में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सदारती इंतखाबात में आज के दिन जीत हासिल की। वैसे तो 1999-2000 से मुसलसल वो सरगर्म थे लेकिन 2012 में जब एक बार फिर से वो सदर बने तो ये एक और मौका था, दिन आज का था जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला और मई 2024 में उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता, 5वीं मरतबा रूस के सदर बन गए। 2009 में राजस्थान के पोखरान से ब्राह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का तजर्बा आज के दिन हुआ। साइंसदानों के लिए, भारत के लिए अहम तरीन दिन। 2008 में इससे एक बरस कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की और इसमें वो पाबंदियां भी थी कि जौहरी हथियार न बनाए जाएं या दुनिया के लिए ईरान खतरा न बने। इसके बावजूद काम होता रहा। 1951 में पहली एशियन गेम्स दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर आज के दिन मुनक्किद हुई। आज़ादी के बाद ये पहला मेगा इवेंट था। 1788 में कलकत्ता गैजेट पहली बार मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल में आज के दिन शाया हुआ था। तारीख थी 4 मार्च की। इसके अलावा 1939 में आज ही के दिन लाला हरदयाल हिंदुस्तान के मशहूर इनकलाबी और गदर पार्टी के बानी थे, उनका इंतकाल हुआ। उनकी समाजी और चूंकि आज़ादी पसंद रहनुमा थे, उनकी जो सोच रही है, जो विचार रहे हैं, जो फिक्र रही है, उनको याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत या श्रद्धांजलि आज अर्पित की जाती है।
1941 में आज ही के दिन प्रमोद काले हिंदुस्तानी खलाई साइंसदान की पैदाइश हुई। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट साइंसी एतबार से भी। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि आज ही का वो दिन था जब हिस्ट्री ऑफ द डे में हिंदुस्तान के लिए राजस्थान के पोखरान से ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का तजुर्बा हुआ और एक अजीम साइंसदान को आज के दिन याद किया जा रहा। तो ये बड़े और मेजर इवेंट्स, वैसे तो एक तवील फहरिस्त होती है हिस्ट्री ऑफ द डे में जो आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक रखी। यहां से आगे बढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। कॉल्स का सिलसिला भी 9:40 के बाद शुरू करेंगे स्पेशल सेगमेंट के तहत। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले बात जरा जम्मू कश्मीर की आज करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं हैं और साल 2022, 23, 24 की तरह 2025 में भी पहले 2-2.5 महीनों के दौरान करोड़ों के अमलाक का नुकसान हो चुका है। जंगलात तबाह हुए हैं, मकानात या दुकानें अलग अलग मकामात पर खाकस्तर हुई हैं और असल वजह इसकी ये थी कि आग लगी। भयानक आतिशज़दगी का एक वाक़या शुमाली कश्मीर में भी गुज़श्ता दिनों पेश आया था। वहीं खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां से है, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात ने टाक मोहल्ला के अंदर आग लगी है और इतलात के मुताबिक दौरान शब लगने वाली आग में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और जो हमारी जानकारी अभी तक हमारे पास है वो ये मिल रही है कि टाक मोहल्ला नामी इस इलाके के अंदर अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन माल का भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों दुकानें और मकानात खाकस्तर हुए हैं। और जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है शोपियां के टाक मोहल्ला से, तस्वीरें आपको दिखाएंगे शोपियां की। टाक मोहल्ला के अंदर आतिशज़दगी के इस भयानक वाक़े में नुकसान पहुंचा है। आग किस वजह से लगी है इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक टाक मोहल्ला मेन टाउन शोपियां का एक अहम तरीन हिस्सा है। दर्जनों मकानात आग की चपेट में आए हैं, दुकानें आसपास थी। मुतासरा खानदान या जो दुकानदार थे उनको काफी नुकसान हुआ है। चीखों पुकार की आवाजें भी यहां सुनाई दे रही थी, ऐसी सूरत हाल बनी थी। और रमजान के महीने में जब बेशतर लोग रात के वक्त में मसरूफियात इतनी ज्यादा लेकिन इबादत में मसरूफ रहते हैं, लेकिन उस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और हमारी जानकारी के मुताबिक इस इलाके में फायर फाइटर्स को वक्त पर ना आना भी शायद परेशानी का सबब माना जा रहा है, उस वजह से भी नुकसान काफी हुआ है। और एडिशनल सपोर्ट जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ली गई, इस तरह की खबरें हैं। मकामी लोगों की तरफ से गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए अफसोस का भी इजहार किया गया कि इतना भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, नुकसान काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त पर फायर सर्विसेज का अमला या गाड़ियां नहीं पहुंच सकी और इलाके में इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात माजी में भी हुए। और इस इंसिडेंट से यह अंदाजा कम से कम हो रहा है कि टाउन के अंदर कितना ज्यादा और भारी नुकसान हुआ होगा। साथ साथ तहकीकाती अमल भी शुरू किया गया है कि आग किस वजह से लगी है। हमारी जो जानकारी है शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शाह इरशाद भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए उनके पास चलते हैं। इरशाद, क्या कंफर्मेशन है आतिशज़दगी के इस वाक़े की? और दूसरी ये भी बताइएगा कि जो आग लगी थी क्या अब कंट्रोल में चीजें हुई हैं? नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ जो पहले कंफर्मेशन थी, नुकसान का तखमीना क्या उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है कि आग ने एक बड़े इलाके को, जिसमें मकामी आबादी थी, उनके जो दुकानें वगैरह थी, वो सारी चीजें थी, क्या मुकम्मल तफसीलात आपके पास हैं? ये टाका मोहल्ला का एरिया है जो कि शोपियान टाउन में ही है। और आज 3 बजे रात एक जो है आग नमदार होता है और अचानक से ये इसमें 11 दुकानें जो है खाकस्तर हुए। तकरीबन आग जो है सुबह के 6 बजे उसको जो है बुझाया गया लोकल यहाँ लोगों की जानिब से। मगर मैं आपको बता दूं, अगर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी 2 ही ये जो फायर सर्विस गाड़ी है और एडिशनल जो है बिल्कुल पुलवामा से जो है फायर सर्विस यहाँ पे भंगाना पड़ा और तब जाके इस आग पे जो है काबू पाया गया। तब तक जो है 11 दुकानें खाकस्तर हो गए। मगर अगर नुकसान की हम बात करें, नुकसान ये बताया जा रहा है कि रोडों में हुआ है और ये जो एरिया बिल्कुल रिहायशी एरिया और मेन टाउन में ही है। दुकान बड़ी एक लाइन है वहां पे। एक रात के 3 बजे ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है नमदार हुआ और इसमें से 11 दुकानें खाकस्तर हुए हैं। जी आसिफ, ये सिर्फ दुकानें या मकानात भी इन 11 में आप गिन रहे हैं?
देखिए, इस अगर हम इसमें छोटी छोटी एक मकान भी है जो कि पहले मंजिल पे है, उसमें भी जो है वो नुकसान हुआ है। मगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो दुकान के घेरा के साथ साथ एक जो है छोटा मकान भी जो है इस जद में आ गया है। ताहम आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि अगर लोगों ने जो है हिम्मत नहीं की और यहाँ के लोकल जो आसपास के घर है या यहाँ के गांव के लोग हैं, वो ताहम 3 बजे रात आ गए और उन्होंने इस आग पे जो है काबू पाया। मगर फायर सर्विस अमला उस पे ये उंगली उठी है कि उन्होंने जो है तकरीबन 2 घंटे के बाद वो यहाँ पे पहुंचे और तब जाके उसके पहले जो है पुलवामा से भी जो है 2 गाड़ी फायर तो सर्विस जो शायद है आया टाउन गया। में मगर आग लगी है, जहां हमारी जानकारी के मुताबिक फायर सर्विसेज जो है वो बड़ी जल्दी प्रोवाइड की जाती हैं। वजह क्या हुई, क्यों ताखिर हुई, इसकी कोई निशानदेही हो सकी है या सिर्फ इल्जामात हैं लोगों की तरफ से? टाउन के आसपास क्या कोई फायर स्टेशन नहीं है, अमला नहीं है, परेशानी क्या है? देखिए, जहां से ये आग नमूदार हुआ है वहां से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर दूरी पर ये फायर सर्विस का ऑफिस है जी। और वहां से एक ही किलोमीटर दूर है। जबकि उनको फोन भी किया गया, ये लोगों का कहना है, लोगों का ये इल्जाम है कि हमने उनको फोन किया है और तब जाके 2 घंटे के बाद वो जो है स्पॉट पे पहुंचे। तब तक जो है 7 जो दुकानें वो खाकस्तर हुए थे। उसके बाद हमने पुलवामा जो है फायर सर्विस को फोन किया, वो तुरंत आ गए और जब तक वो आ गए वो तब तक जो है 11 दुकानें खाकस्तर। मगर यहाँ पे ये सवाल निशाना उठता है कि 1 किलोमीटर दूरी पे जो फायर सर्विस अमला है वो क्यों नहीं आए स्पॉट पे। ये बिल्कुल यहाँ पे इस अच्छा, वक्त नुकसान सवाल का निशान कुल उठता है। तखमीना लगाया जा सका है? साजो सामान कुछ होगा घर के अंदर या दुकानों के अंदर, वो कितना था? और आग की कोई असल वजह मालूम हुई? ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग जो है वो आग लगी है। और अगर हम नुकसान की मैंने पहले ही बताया कि नुकसान की हम बात करें, नुकसान तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए बताया जा रहा है जो अंदर ही जो माल है। मगर जो प्रॉपर्टी का नुकसान भी उसका जो है तकसीमा हम नहीं लगा सकते। जिस तरीके से जी। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और कपड़ों का दुकान है, बेकरी का दुकान है, वो सब कुछ जो है खाकिस्तर हुआ है। जब ये आग लगी है तो चूंकि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद है, कोई घर में था क्या? इस हवाले से अपडेट है और मुतासरीन तक इंतजामिया पहुंच पाई है? 3 बजे का टाइम था जब ये आग नुमदार हुआ है। उसके बाद जो है जो आसपास के घर है वो जाग गए और जी। उसके बाद ही जो है मतलब पानी का उतना भी वहां पे मतलब पानी भी नहीं था वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो है महीनों में ड्राई स्पेल चल रहा है। खासकर मैं जिला शोपियान की बात करूँ तो जिला शोपियान में भी जो है ड्राई स्पेल चल रहा है और पानी की किल्लत थी वहां पे। उसके बाद ही जो है लोगों ने अपने घर से कुछ बाल्टी लाया और उससे क्या होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मगर तब तक जो है बड़ी देर होगी जब तक ये जो है ये 11 दुकानें खाकस्तर हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, तफसीलात फराहम करने के लिए। शोपियां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और बता रहे थे कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मजीद इंतजामिया की जानिब से कोई इस मामले पर लबकुशाई की जाएगी तो आप तक तफसीलात पहुँचाई जा सकती हैं। फिलहाल इस वक्त जो इरशाद बता रहे थे 11 के आसपास दुकानें और कुछ मकानात जो इसकी जद में आए हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल तौर पर पिक्चर क्लियर नहीं है। ज़रा आगे बढ़ेंगे, बात मौसम की करेंगे। शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, कहीं भी नेशनल हाईवे के ऊपर किसी राब्ता सड़क के ऊपर निकलना चाह रहे हैं तो सोच समझ कर निकलेगा। थोड़ी देर में मैं उस पर अपडेट दूंगा, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट यह है कि रात देर गए तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और अलग सूबे कई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी थी। 10 मार्च तक बर्फबारी के एक और मरहले से गुजरने का भी इम्कान है। मलाई इलाकों में राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है, जहां जहां काम मुतासिर हुआ है। और इतलात के मुताबिक आज से 9 तारीख तक कुछ दिन बीच में खुश्क गुजरेंगे। बर्फबारी के एक और मरहले की जो है वो पेशन गोई 10 मार्च से की गई है और मुतलका हुकाम की जानिब से भी ये तस्दीक की जा रही है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासिर किया है। शुमाली कश्मीर या जनूबी इलाकों की कुछ तस्वीर जो रात की और कुछ सुबह की, कुछ दरमियानी शब की जो आपके सामने हैं। मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी और कुछ एक जगहों पर 10, कुछ एक मकामात पर 8.5 इंच, कुछ एक मकामात पर 7 इंच के आसपास बर्फबारी हुई। और ये तस्वीरें करना की हैं जहां पर कल इंतजामिया के नोटिस में कुछ बातें और उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी कि बासी हुई या सड़ी चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। दूर दराज करना, टंगधार या सरहदी बेल्ट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है, इस तरह की खबरें हैं। और बेशतर हिस्सों के अंदर सड़कों के हवाले से मुश्किलात थी। रात देर गए
जहां पर बर्फबारी हो रही थी तो 5 अजला के लिए बर्फानी तोदे गिर सकते हैं। वार्निंग भी मुतलका हुकाम की जानिब से जारी की गई और इस सिलसिले में कहा गया कि एक शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला, वस्ती कश्मीर का जिला गांदरबल, खिता चिनाब के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, इससे पहले कल रियासी, राजौरी, पुंछ के लिए भी इसी तरह की वार्निंग्स जारी हुई थी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात ने जब एडवाइजरी जारी की है तो कई एक मकामात पर लैंडस्लाइड्स या पत्थर आने की का जो गिरने के खदशात जाहिर किए गए हैं, स्टोन शूटिंग हो सकती है। मड स्लाइड्स में उन मकामात पर जहां माजी में भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता रहा, उन एरियाज से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अगरचे आज बाद दोपहर मौसम में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया गया है, वहीं 4 से 9 मार्च के बाद खुश्क मौसम के बाद 10, 11 और 12 मार्च को बर्फबारी और बारिशों के एक और मरहले से गुजरने का इम्कान है। गुलमर्ग के अंदर जहां 8 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई थी, जो डिटेल्स हमारे पास हैं, ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला अलसुब भी जारी था। 7 इंचज़ के आसपास दूधपथरी के मकाम पर, पीर गली जो बालाई इलाका है, पीर पंचाल बेल्ट का 8 इंच के आसपास बर्फ पड़ी है। सिंतन टॉप में भी 1 फीट के आसपास बर्फ पड़ी है और शोपियां, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा के बालाई इलाकों के साथ कुछ एक मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। इस तरह की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। सयाहों से, मुसाफिरों से या फिर ख़ासतौर से वो लोग जो काश्तकारी के सीज़न से अब गुजर रहे हैं, उनको कल ही कह दिया गया था कि कम से कम वो ये जो इरिगेशन का काम है या आबपाशी का सारा निज़ाम वो साथ लेकर चल रहे हैं या काम आगे चला रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। इधर इंतज़ामिया ने करना के अंदर जो कार्रवाई की है, हमारी जानकारी के मुताबिक इंतज़ामिया के नोटिस में कुछ चीज़ें आई थी। इंतज़ामिया ने जो पुराना कुछ खाना था या बासी और सड़ी हुई चीज़ें शायद फ़रोख्त करने के इल्ज़ामात लोगों की तरफ से किए गए थे, रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रीजर्स में जो सामान रखा गया था वो ख़राब हो रहा है, वो कुछ दुकानदार फ़रोख्त कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आई थी। जिसके बाद इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है। मार्केट इंस्पेक्शन टीम बाहर निकली और जो ज़ायदुल मयाद अशिया थी उनको ज़ाया भी किया गया है और 5000 का जुर्माना भी दुकानदारों पर हुआ, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन मज़ीद ज़रा सूरत हाल को समझ लेते हैं, अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त शुमाली कश्मीर से ही साहिल शमीम ज्वाइन करेंगे और कोशिश करें कि भट्ट शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ज़रा उनके पास चलते हैं। शमीम, ये बताइएगा कि इस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर मौसम कैसा है और कुछ एक इलाकों में ख़राब मौसम के बीच गुज़श्ता 15 घंटों से बिजली नहीं है, ये कंफर्मेशन मकामी लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खबर दुरुस्त है? ज़रा इसकी भी कंफर्मेशन कर दीजिएगा। चलिए पहले ज़रा इरशाद के पास चलते हैं, बारामूला से हमारे साथ हैं। इरशाद, किस तरह का मौसम इस वक्त आपके इलाके के अंदर है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो बालाई इलाके हैं, ऊड़ी और मुलाक़ा हिस्सों को जोड़ने वाली सड़कों के मुतासिर होने की खबरें, बिजली सप्लाई मुतासिर होने की खबरें थी, क्या कंफर्मेशन है? देखिए आसिफ, बिल्कुल लगातार यहाँ पे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कल जो है मामूली तौर पर, हल्के तौर पर बर्फबारी हुई मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में, उसके बाद जो है बिजली यहाँ पे गुल रही और इस वक्त तक जो है बिजली नहीं है। क्योंकि बारामूला टाउन के साथ साथ चाहे शहरी खास यानी कि ओल्ड टाउन के हवाले से बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि जो बीमार हैं, जो पेशेंट हैं, उनको भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए इससे पहले भी यहाँ पे हल्की तौर पर जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे मुश्किलात जो है पैदा हुए और इस वक्त मौसम जो है अब्र आलूद है और ये लगता है आने वाले वक्त में और भी बारिशें हो सकती हैं, यानी कि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती हैं। और देखा जाए यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पे कल जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और चंद एक इलाकों में हालत की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है, क्योंकि जहां जहां पे तबी सहूलियत होनी चाहिए वहां पे तबी सहूलियत नहीं है। चाहे हम यहाँ पे तरकांचन के अपर रीचेस के हवाले से बात करें या रफियाबाद के जो अपर रीचेस इलाके के हवाले से बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, और देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया को जो मुतरद होना चाहिए, यानी कि हालत महकमे को मुतरद होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे यहाँ रोड ब्लॉक हो चुके थे, हालांकि उनको जो क्लियर किया गया, मगर फिसलन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी चंद एक इलाकों में जो है रोड कट ऑफ है, चाहे हम तरकांचन के जो ऊपरी वाले हैं, चाहे यहाँ पे हाजीवल में कल अच्छी तरीके से जो है बर्फबारी हुई, तकरीबन 1
फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और इसके साथ साथ चाहे हम द्रंगबल के जो ऊपर वाले इलाके हैं, और इस वक्त मौसम जो है बिल्कुल नासाजगार बना हुआ है। अब मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जो है और बारिशें हो सकती हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों की बात करें वहां पे भी अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। हालात फराहम करने के लिए बाद दोपहर मौसम थोड़ा बेहतर होगा, इस तरह के भी आसार हैं। शमीम भट्ट के पास भी चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। शमीम, नॉर्दर्न बेल्ट के सरहदी ज़िले के अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है? साहिल शमीम हमारे साथ हैं। साहिल, शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले की इस वक्त मौसम और आपके पीछे बर्फ़ की एक अच्छी खासी चादर दिख रही है। दूसरा, बलाई इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई कि मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स तो अपनी जगह मुतहरिक हैं रमज़ान का महीना आते ही, लेकिन इसके बावजूद भी जो ज़रूरी सप्लाई थी वो मुतासिर हुई, सड़कें बंद हैं, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा गुज़श्ता 48 घंटों में देखी गई हैं। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है मौसम का मिजाज इस वक्त सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है अच्छी बर्फबारी हुई है, तो इस वक्त भी जो है मौसम में इस वक्त भी जो है मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी है। तो अभी अभी मेरी जी, बात हुई तो बालाई इलाकों में जो है इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। तो अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, टंगडार है, केरन है, मुच्छल है, जुमगढ़ है, या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, वो जो है तकरीबन 7 दिन से जो है जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ है। और लोग इस वक्त जो है कहीं ना कहीं परेशानी में इस वक्त नजर आ रहे हैं, बॉर्डर के लोग, क्योंकि उनका मानना है कि उनके पास जो एशियाई खुर्दानी चीजें हैं वो बिल्कुल जी। खत्म हो चुकी है, या अगर किसी की किसी जगह पर मौजूद है वो तो या तो एक्सपायर है या सड़ी गड़ी हुई चीजें हैं। लोगों में इस वक्त जो है थोड़ी सी मायूसी जरूर है, क्योंकि 7 रोज से जो है ये इलाके जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं। तो अगर हम बात करेंगे जिस तरह से टंगडार में जो है एक शिकायत मौसूल हुई, वहां पर जिसने एक जो शॉपकीपर ने जो है वो चिकन वगैरह जो रोल्स है वो बाकी चीजें जो है वो उन्होंने डंप करके रखे थे, लेकिन बाद में जो ही शिकायत मौसूल मार्केट हुई की तस्वीरें एसडीएम भी को, ज़रा तो साथ साथ दिखा दीजिएगा। साहिल, ये क्या ये इंतजामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई, और ये खबर सही है कि 5,000 के आसपास जुर्माना भी किया गया कुछ लोगों पर, और ये सब क्यों हुआ? क्या वो जो बिजली निज़ाम मुतासिर होने की बार बार शिकायतें आ रही थी, ये सही खबर है, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से कार्रवाई हुई है और आधी अधूरी खबरें पहुंची? जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से जो है इस वक्त माह मुबारक का महीना जो इस वक्त चल रहा है, तो इसमें जो है जिला इंतजामिया भी जो है हरकत में आती है, चाहे वो गांव हो, देहात हो, बॉर्डर का इलाका हो, टाउन हो, शहर हो, जो भी हो। तो वहाँ पर जो है जिस तरह से शिकायत मौसूल हुई, क्योंकि मार्केट चेकिंग वहाँ पर हो गई, तो उसमें जो है तहसीलदार ने जो है ऑन स्पॉट छापा मारा, और वहाँ पर जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है विजुअलों में कि इसके पास जो है एक तो 5-6 दिन से जो है लाइट नहीं थी, क्योंकि जी, उसने फ्रीजर में ये चीजें रखी थी। जाहिर सी बात है, जब लाइट नहीं होगी तो फ्रीजर कैसे काम करेगा, उसमें जो है थोड़ी सी बदबू भी आ रही थी। और फाइनली जो ही जब फिर तलाशी हुई, उसके साथ साथ में और भी चीजें वहां पर जो है बरामद हो गई है, जो एक्सपायर भी थी, और उसको जो है 5,000 रुपये जुर्माना भी जो है आयद किया गया है। हालांकि मार्केट चेकिंग अगर हम की बात करेंगे तो मार्केट चेकिंग इस वक्त जो है जोर शोर पर है। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शमीम भट्ट भी है। शमीम, अपने इलाके से ज़रा अपडेट कीजिएगा, हंदवारा और कस्बे को जोड़ने वाले इंपॉर्टेंट रास्तों की सूरत हाल क्या है? और आज सुबह हमारे न्यूज़ रूम को कुछ कॉल्स मौसूल हुई कि बिजली सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों में मुतासिर है या आंख मचोली जारी है। क्या मुश्किलात इस वक्त हैं, और मौसम में थोड़ी बेहतरी का इम्कान दोपहर होते होते है? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलो, अगर कल रात की बात करें, कल से ही बारिशों का सिलसिला जो है कल शाम को बर्फबारी जो हो रही थी, अभी मौसम में थोड़ा सा अभी बेहतरी देखने को मिल पा रही है। इस तरह पहले ही महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी दी है कि 10 मार्च तक पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशों व बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माह मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये 11 महीनों का एक सरदार जो है, हम कहेंगे ये जो माह मुबारक का महीना होता है, इसमें कुरान की तिलावत, जिक्र अज़कार के साथ साथ दुरूद खानी, शब खानी होती है। तो मगर इसमें जो बिजली का, आज भी कई लोगों ने मुझे फोन करके हुए, गुलिस्तान न्यूज को फोन करते हुए साफ तौर कहा कि हम यहाँ पे जब भी वादी कश्मीर में थोड़ी सी बर्फबारी होती है तो बिजली की आंख मचोली की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि
बच्चों का एक तो माह मुबारक का मुकद्दस महीना है, दूसरी तरफ 12th और 10th का एग्जाम भी चल रहा है। बिल्कुल। कहीं जो तस्वीरें हमने आपको सेंड की है वो वहां पे मोमबत्ती जला रहे थे। तो एक तरफ बिजली फीस में बेताशा इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ बिजली गायब है। क्योंकि जिस तरह लोग काफी ज्यादा, क्योंकि आज तीसरा दिन है माह मुबारक का, बिजली जो है नामो निशान नहीं है। जब मैं भी सवेरे नमाज फजर नमाज पढ़ने के गए, वहां पे हमने जनसेट जो है वो चालू किया गया है। कई लोगों के पास जो है इन्वर्टर वो भी डाउन है। तो लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि मार्केट चेकिंग की बात करेंगे, अक्सर लोग शिकायत करें कि गांव देहात में उस तरह की मार्केट चेकिंग नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ एक दिखावा कि जब टाउन में मार्केट चेकिंग करते एक दिन के लिए रोड शो किया, फोटो शूट किया, बस उसी तक महदूद रहता है। जुर्माना उस तरह नहीं होते हैं, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। अगर हंदवाड़ा की बात करेंगे, 135 रुपए जो मुर्गा जो है केजी है, तो वहां पे 150 के जी। आसपास बेचता है। अगर मीट की बात करेंगे, ठीक है, जरा दोबारा कुपवाड़ा चलते हैं। कुपवाड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा हमारे साथ शमीम भट्ट थे और इसके अलावा साहिल शमीम ज्वाइन की थी। एक अपडेट बारामूला से आ रहा है, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जी इरशाद। देखिए आसिफ, वाटर लॉगिंग जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है, चाहे मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या नानक बावन जो मेन मार्केट के पास है, और इसके साथ साथ वहाँ पे डीसी ऑफिस भी है, सारे ऑफिस वहीं पे हैं। और देखा जाए उसके ऊपर जो है किसी ने अभी तक जो है ध्यान नहीं दिए गए, चाहे हम आज की बात करें या इससे पहले की बात करें। लगातार जो है म्यूनसिपलिटी जो म्यूनसिपल काउंसिल का ऑफिस है, जो इदारा है, बिल्कुल जो है वहीं पे वाटर लॉगिंग होती है, और उसकी वजह से दुकानदार तबके के लोगों को काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो पानी है ये बिल्कुल जो है दुकान में आ जो है उसकी वजह से जो चीजें हैं दुकानों में, हालांकि वो बिल्कुल जो है खराब होती जा रही है। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट बनाया था। यहाँ पे कनिस्पोरा जो जी। कौसिया कॉलोनी है, लैन नंबर 4 लैन नंबर 5, वहाँ पे भी इसी तरह का सूरत हाल है। वहाँ पे एक ड्रेन तो बनाई गई, लेकिन आरएंडबी की तरफ से हालांकि उस तरह की ड्रेन नहीं बनाई जिस तरह से वहाँ पे बनानी थी। हालांकि देखा जाए वहाँ पे यानी जो टाउन के रिहायश अंदर पजीर वाटर तबके के लॉगिंग का लोग हैं, इशू है। हालांकि उनको भी काफी सफर करना पड़ रहा है। चाहे हम यहाँ पे जो मसाजिदों में जाते हैं या दीगर जो वहाँ पे गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, हालांकि उनको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन यहाँ पे आरएंडबी के जो ऐसे ही है, चाहे हम जेयू की बात करें या दीगर बहुत शुक्रिया। 10 मार्च से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशनगोई की गई है। राब्ता सड़कें मुतासर हुई है। वाटर लॉगिंग मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की कंफर्मेशन है। श्रीनगर से भी अपडेट आ रहा है कि रात देर गए तक हल्की बारिश और मिक्स आप कह सकते हैं, बर्फबारी बहुत हल्की होती रही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं असर नहीं देखा गया। मगर आज तकरीबन 11-12 बजे के बाद मौसम मजीद बेहतर होगा, इस तरह की पेशनगोई महकमा मौसमियात ने की है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको सीधा नेशनल हाईवे और साथ साथ लद्दाख श्रीनगर हाईवे और जम्मू पठानकोट हाईवे का अपडेट देंगे, क्योंकि कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग दरमांदा हैं, गाड़ियां भी और शहरी भी, खासतौर से तलबा मुश्किलात में हैं। ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में मौसम बाद दोपहर बेहतर हो सकता है, लेकिन तवक्को ये भी साथ साथ की जानी चाहिए कि मुख्तलिफ रास्ते जो इस वक्त बंद है थोड़ा सा वहाँ पर भी सुधार आए। जहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मैंने बताया था, बारामूला, गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़, रामबन अजला के लिए वार्निंग जारी की गई और इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो इन इलाकों में एवलांच वार्निंग के बीच 112-112 जो इमरजेंसी नंबर इन अजला के लिए इंतजामिया ने रखा है, हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप रब्ता कायम करके अपने इलाके की जो सूरत हाल है उससे वाकिफ मुतलकिन को करवा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कौमी शाहराहें भी बंद हुई हैं। लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद है। मिहाड़ रामबन में पस्सी गिरने से शाहराह बंद हुई है। इस तरह की कंफर्मेशन मुतलका हुकाम ने रात देर गई ही कर दी थी और इतलात के मुताबिक मिहाड़ में जहां पस्सी गिरने से रास्ता बंद हुआ तो दोनों तरफ ट्रैफिक की आवाजाही को रोकना पड़ा और इंतजामिया ने शहरियों से आज भी अपील की है कि जब भी वो नेशनल हाईवे के ऊपर सफ़र करेंगे तो सोच समझ कर निकलें, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करके निकलें। श्रीनगर से आपको जम्मू आना हो या इन दिनों जम्मू से बड़ी तादाद में लोग जो सरमा में जम्मू आए थे वो वापस कश्मीर वादी का रुख कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ कर, ये वो मकाम है जहां पस्सी गिरने से फिसलन पैदा हुआ है, कीचड़ काफ़ी इकट्ठा हो गया है हाईवे के ऊपर और सफाई में भी काफ़ी वक्त लग सकता है, कुछ गाड़ियां फंसी हैं, इस तरह की भी कंफर्मेशन हो रही है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ नदीम इकबाल इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया। नदीम, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? हाईवे बंद है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। रात देर गए जो एडवाइजरी आई उसमें भी बंद की कंफर्मेशन की गई थी, लेकिन शाहराह पर आज मुमकिन होगा कि सफ़र बाद दोपहर हो सकेगा? आसिफ, इस वक्त हम देखें क्योंकि कल के मुकाबले में आज मौसम बेहतर है, लेकिन हाईवे का हाल बेहतर नहीं है क्योंकि हाईवे मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त पस्सियां और स्लश की वजह से बंद है। जहां मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़, किश्तवाड़ी, पत्थर, T2 की बात करें, ऐसे मकामात है जहां पर रोड अभी बंद है और क्लियरेंस का काम हालांकि रात भर नहीं चल सका क्योंकि मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। यानी इस वक्त आप ये कहें कि रामबन से ना तो आप बानिहाल की तरफ जा सकते हैं ना ही उधमपुर की तरफ जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चलने वाला वो ट्रैफिक जिसे श्रीनगर से आना है, जम्मू से आना है, वो भी इस वक्त नहीं चल पाएगा। हालांकि मौसम बेहतर हुआ है, क्लियरेंस का काम चल रहा है और पॉसिबिलिटीज है कि आने वाले कुछ घंटों में रोड को जो है क्लियर किया जाएगा, मोटरेबल बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जहां हम देखें, क्योंकि एक तरफ में हमारे पास मिहाड़ के मकाम पर जो सड़क सिर्फ सिंगल लेन रह गई है, यानी एक ही गाड़ी वहां पर क्रॉस हो सकती है, दूसरी वाली गाड़ी को रुकना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है इससे ट्रैफिक जैम जैसे मनाजर भी देखने को मिलेंगे। और हाईवे पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कहीं गाड़ियां दरमांदा भी है, लेकिन अब अगर रोड खुलती है तो उसके बाद दरमांदा गाड़ियों को ही पहले चलने की इजाजत होगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर मौसम करवट नहीं लेता, क्योंकि इस वक्त अगर मौसम के हवाले से हम बात करें, मतलब अभी अबर आलूद है, खिली धूप है नहीं, तो इससे लग रहा है कि चांसेस अगर बारिशें दोबारा से होती है तो खलल होगा और परेशानियां हो सकती है। फिलहाल एडवाइजरी यही है कि आप पहले रोड का स्टेटस कंफर्म करें, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें ताकि सफर के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो। जो कि हम देख रहे हैं कि कल दिन भर भी बारिशें रही है, तो चांसेस है कि मजीद मकामात पर स्टोन शूटिंग वगैरह हो सकता है, जिससे हाईवे जो है फिर से मुतासिर हो सकता है। जी इलाके के अंदर। और दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस चलती है, बाकी मेट्रो सर्विस वगैरह है, छोटी गाड़ियां हैं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो कम्युनिकेशन है वो भी मुतासिर हुआ है या सिर्फ हाईवे पर ही इसके असरात हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, रामबन की अगर बात करें, रामबन के वो रूट्स जो हाईवे से कनेक्टेड है, जिसमें हाला, राजगढ़, चक्का, नेरा, बटोत, बानिहाल, चंबलवास, यानी लगभग अब सब डिवीजन रामसू, सब डिवीजन बानिहाल और उसके साथ साथ बटोत तहसील, राजगढ़ तहसील की तरफ जाएंगे तो आपको हाईवे से ही होके जाना है। तो इस तरह से इस वक्त आप देखेंगे कि ये तमाम रूट्स जो है कट ऑफ है। इस वक्त इन रूट्स की गाड़ियां भी रामबन नहीं आ सकती क्योंकि मिहाड़ और कैफेटेरिया जब बंद है, किश्तवाड़ी, पत्थर बंद है, तो जाहिर सी बात है परेशानियां ज्यादा है, मुश्किलें ज्यादा है और इन मुश्किलों को दूर करना, हल करने में क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक को काम लगा हुआ है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे नदीम इकबाल। नेशनल हाईवे का अपडेट, कुल मिलाकर सूरत हाल है कि नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। बिल्कुल भी कोई ऐसी गलती ना करें घर से निकलकर नेशनल हाईवे पर सफ़र करने के लिए, फिर रास्ते में ही आप फंसेंगे। और उधमपुर वाली साइड से खबरें हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो ज़रूरी सप्लाई वाली गाड़ियाँ जा रही थी वो रोकी गई हैं, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है और ये सूरत हाल शायद मज़ीद परेशानी कर सकती है। और जो इस वक्त हमें कंफर्मेशन हो रही है, अथॉरिटीज़ पहले से ये कंफर्म कर चुकी हैं कि सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब हमारे नुमाइंदे ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तस्वीरें जो कुछ देर पहले की आपके सामने थी। लद्दाख के उन तलबा की भी बात करते हैं जो हाईवे बंद होने से फंसे हुए हैं, श्रीनगर के अंदर हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज हुआ, आज फिर आवाज़ें उठी और श्रीनगर लद्दाख शाहराह पर
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगरचे काम इस वक्त जारी है, मुसलसल काम लगा हुआ है, बहाली का अमल तेजी के साथ आगे बढ़े कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में श्रीनगर लद्दाख शाहराह मुसलसल बंद है। और वो तलबा जो मुख्तलिफ हिस्सों से जिनका ताल्लुक है लद्दाख के, कुछ तस्वीरें आपको द्रास की भी बताएंगे, लद्दाख की जहां तलबा फंसे हुए हैं, दरमांदा हैं, जहां कल भी गाड़ियां फंसी हुई, क्या चला रही है। और गुज़श्ता रोज जहां लद्दाख की जो द्रास और करगिल के बीच वाला इंपॉर्टेंट रास्ता उसको बहाल किया गया था, लेकिन बाद दोपहर फिर बर्फबारी हुई तो उसकी वजह से फिर से यहां ट्रैफिक रोकना पड़ा। इस वक्त कंफर्मेशन है कि जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ट्रैफिक मुतासिर हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंतज़ामिया किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेगी। लेकिन जब हाईवे मुसलसल बंद है तो उन तलबा का भी गुस्सा बढ़ रहा है जो श्रीनगर के अंदर दरमांदा हैं, फंसे हैं। और कल भी प्रोटेस्ट हुआ इन 30 तलबा के मुताबिक जिनके एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं। अब अगर गाड़ियां पॉसिबल नहीं हैं तो कम से कम इंतज़ामिया इस एतबार से उनकी मदद कर सकती है कि फ़िज़ाई सर्विस शुरू की जाए, स्पेशल सर्विस या किसी तरीके से हेलीकॉप्टर खिदमात या किसी प्लेन के ज़रिए इनको लद्दाख पहुंचाया जाए, जहां पर इम्तहानात ये वक्त पर देख सकें और बाकी काम भी, क्योंकि मार्च का जो शेड्यूल था उसके मुताबिक इनने तैयारी की थी, लेकिन फिर से अचानक बर्फबारी हुई, फिर रोड बंद हो गया, फिर मुसीबतें आई। तलबा की बात ज़रा सुनिएगा। जैसे कि पता है आप लोगों को, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स लद्दाख श्रीनगर में फंसे हुए हैं और हमारी रिक्वेस्ट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे लिए कुछ अरेंज करें। हमने डीसी सर से भी हम बहुत सारों को हमने मेल किया, हमारे मेल्स को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको भी हम बार बार वीडियोज़ पे कमेंट कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश है हमारे लिए ये फ़्लाइट का कुछ अरेंज करें। हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हम अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लास स्टार्ट है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और डीवी के जो वेरिफिकेशन उन सारों के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ लद्दाख से कि हमारे लिए कुछ अरेंज करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीना अंजुम है और हम यहाँ लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ फंसे हुए हैं श्रीनगर में। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हमें हमारा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए जल्द से जल्द कोई अरेंजमेंट करें, हमें जाना है। सडनली हैवी स्नोफॉल की वजह से जो 27-28 को हैवी स्नोफॉल हो गया, उसकी वजह से दर्रे जोजिला हमारा जो करगिल श्रीनगर कनेक्टिविटी थी वो बंद हो गई। तो उस बिना पर यहाँ पर थोड़ा सा इनको स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं या जो जिस सिलसिले में यहाँ आई हुई हैं, वो वापस वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ वेरिफिकेशन हो रहा है कि KSRB का या इनका कोई एग्जामिनेशन इसका डिमांड कर रहे हैं। एग्जामिनेशन के बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है कि इनका क्या एग्जामिनेशन चल रहे हैं इस वक्त। तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो है 5-6 तारीख तक हमारा एग्ज़ाम है, वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है। तो IL से 76 की अरेंजमेंट किया जाए या दूसरे N32 कारगिल कोरियर सर्विस जो चलता है हमारा रूटीन का, उसमें एडिशनल फ़्लाइट्स देकर हमें वहाँ पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने इनकी ग्रीवेंस सुनने के बाद मैंने अपने आला हुकाम से ये उनकी नोटिस में ये बात पहुँचाया है। तो विदिन 2 or 3 डेज जो है ये सॉल्व सेट हो जाएगा इनका मसला। लेकिन इतना जल्दी भी तो ये होने वाला नहीं, क्योंकि ये सिविल एविएशन का मसला होता है, तो इसमें आगे बहुत कुछ से बात करना होता है, फिर आगे हायर अथॉरिटी से बात करनी होती है। तो मैंने इनका मसला जो है आगे पूछा है। सारी बात बोलने My name जावेद इकबाल, लिएज़न ऑफिसर श्रीनगर N32 कोरियर सर्विस। सडनली हैवी स्नोफॉल। चलिए, वो स्टूडेंट्स थे जो मुख्तलिफ हिस्सों से जिनका ताल्लुक, लेकिन श्रीनगर के अंदर अब इंतज़ामिया से दोनों साइड से, चाहे वो कश्मीर की इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया लद्दाख को मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरन से वो इक़दाम उठाएं और अपने अपने घरों को पहुँचे, इम्तहानात भी हों। जब बर्फबारी हो रही है, मौसम तब्दील हो रहा है, तो मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले खिलाड़ियों की नज़रें इस वक्त सरमाई खेलों पर भी हैं। गुलमर्ग के अंदर तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। अब 9 से 12 मार्च तक सरमाई खेल होंगे, विंटर गेम्स होंगी। खेलो इंडिया का ये 5वां एडिशन, जिसके लिए तैयारियां गुलमर्ग के अंदर कर ली गई हैं और इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने तमाम मुतलकीन के साथ मीटिंग की। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुतलका अफसरान को पहले से आगाह कर दिया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल हो, मुश्तरका जो इक़दाम अब तक उठाए जा रहे थे, उसका नतीजा ये कि खेल सरगर्मियाँ कुछ दिनों के बाद शुरू होने जा रही है। इन सब के बीच में जो पहला मरहला जो मुतासिर हुआ था, 22 फरवरी को कम बर्फबारी थी या नाकाफ़ी बर्फ़ होने की वजह से फैसला हुआ था कि फर्स्ट लीग जो है वो नहीं होगी। सेकेंड लेग में
22 फरवरी के बाद ये फैसला हुआ कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में, और अब फाइनल टाइम दे दिया गया है 9 मार्च से। जब ताज़ा बर्फबारी हुई है तो स्कीइंग के लिए, बाकी सरमाई खेलों के लिए जाहिर सी बात है बर्फ काफ़ी नहीं थी। उसके बाद 700 प्लस खिलाड़ी जो अभी भी गुलमर्ग में मौजूद हैं, उनके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और विंटर गेम्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर, टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, सिविल अथॉरिटीज़, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, तमाम लोगों की जानिब से मुमकिन इकदाम उठाए गए। और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक अहम तरीन इजलास भी हुआ जिसमें ये फैसला हुआ कि किस डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी है, कहाँ पर क्या काम है। बिजली सप्लाई के हवाले से ज़्यादा मुश्किलात थी। गुज़श्ता दिनों इतलात के मुताबिक अफरवट और आसपास के हिस्सों में जब खिलाड़ी खेलने के लिए पहुंचेंगे, रात को जो उनके ठहरने का सारा प्रबंध किया गया है, बंदोबस्त है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है। तो मुश्किलात होटल्स के हवाले से ना हो, खासतौर से बिजली सप्लाई के हवाले से जो खदशात थे उनको दूर करने की बात हुई। स्की स्लोप्स जो हैं उन एरियाज़ पर मुसलसल नज़र रहे। 700 प्लस पार्टिसिपेंट्स, 650 से ज़्यादा टेक्निकल स्टाफ हैं, डेलीगेट्स हैं, मकामी एथलीट्स हैं जो 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, जिसमें एल्पीन स्कीइंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, इसके अलावा स्की माउंटेनियरिंग है, स्नोबोर्डिंग है, ये सारे वो डिसिप्लिन हैं जिनमें खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और गुज़श्ते दिनों हेलीकॉप्टर सर्विस भी खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई थी। वहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहुँचे थे और अनाउंसमेंट जो है उसने बहुत सारे लोगों को जो इन खेलों से जुड़े हैं, सयाहत से जुड़े हैं, या फिर कह लीजिए जिनकी रोज़ी रोटी का एक जरिया भी ये खेल बनते हैं, ये मौसम बनता है, ये इलाका बनता है, उन्हें राहत की सांस ली है। सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। तो 9 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर 12 मार्च तक इन खेलों के जो ये मरहला है वो चलेगा। 3 दिन तक 700 प्लस खिलाड़ी 6 मुख्तलिफ डिसिप्लिन में आपको सरगर्म नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जरा जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात की करते हैं। बजट इजलास जिसका आज दूसरा दिन है, शुरुआत कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे के साथ हो चुकी, जिसमें उतार चढ़ाव या बयानात हमने दोनों तरफ से देखे, जहां कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ मुतमईन और कुछ की जानिब से नाराजगी का भी इजहार किया गया। लेकिन साथ साथ एक इजलास बाद दोपहर हुआ। उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला की सदारत में काबीना का इजलास था और बजट तजावीज़ को मंजूरी मिल गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद बजट को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब कल ही हुआ था, लेकिन चूंकि बजट का वो आगाज़ था और इसके बाद अब सबकी नज़रें असेंबली इजलास पर हैं, जहां गुलमर्ग का ये जो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस ताल्लुक से भी बात की गई। वहाँ पर भी मामला ज़ेर बहस आया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से 7 मार्च को कानून साज असेंबली में पेश किए जाने वाले बजट में शामिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ या प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने तफरीह मकाम या पहाड़ी सिलसिला, जहां ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में जो सरमाई खेल होने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होनी है, उस पर भी तबादला ख्याल किया। और बजट जो मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का पहला बजट होगा, उसमें तजावीज़ जो हुकूमती जिम्मेदारान के सामने या वज़रा के सामने या वज़ीर आला के सामने थी, उनको मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अपना इंतखाबी मंशूर में किए गए जो मुख्तलिफ वादे थे और ज़मानतें थी, बजट का हिस्सा होंगी। कम अज़ कम आगाज़ तो हो चुका है और यकीन दहानियाँ मरहलावार तरीके से पूरी की जाएंगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये जो प्रपोजल्स हैं, तजावीज़ हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उनकी मंजूरी के लिए भेजी गई हैं। और सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बजट में आवाम के लिए मुख्तलिफ फलाही इक़दाम होंगे, जिन पर काबीना इजलास में बहस और मंजूरी दी गई। और ये बजट पहला बजट यूटी का होगा जिसे उमर अब्दुल्ला कानून साज असेंबली में पेश करेंगे। वो महकमा खजाना का चार्ज भी संभाले हुए हैं और काबीना ने यूटी में मालियाती मंजरनामे पर भी तफसील से तबादला ख्याल किया है। बजट की तजावीज़ के अलावा खित्ते में ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में 9 मार्च से स्केड्यूल जो खेलो इंडिया सरमाई खेल हैं, उस हवाले से बात हुई है। 5वें एडिशन के इनेकाद पर तबादला ख्याल हुआ। इब्तदाई तौर पर खेल जो 22 से 25 फरवरी तक होने वाले थे, लेकिन अफरवट और आसपास के हिस्सों में कम बर्फबारी इस ढलान पर होने की वजह से स्की के जो मुकाबले थे वो नहीं हो सकते थे, तो उन गेम्स को 9 मार्च से 12 मार्च तक अब सेकेंड लीग में कराने का फैसला हुआ। 700 से ज़्यादा लोग, 650 तकनीकी अमला, मंदुबीन, मकामी खिलाड़ी, तमाम लोग इस वक्त तैयारियां गुलमर्ग के लिए कर चुके हैं। काबीना में इस पर भी बात हुई, लेकिन असल बात यह कि तजावीज़ को मंजूरी मिल गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर अब बाज़ाब्ता तौर पर तजवीज़ चली गई है। आज दोपहर तक या शाम होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल से भी मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद सबकी नज़रें इस बात पर रहेंगी कि बजट में इस बार उमर अब्दुल्ला पिटारे से क्या खास या बड़ा निकालेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे
तो जब राब्तों की बात हो रही थी तो एक बड़ा प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट रास्ता है, 2 खित्तों को जोड़ने या मिलाने का काम है, उसमें पहली पेशरफ्त हो गई है। कामयाबी के साथ उस टनल पर काम शुरू हुआ है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार, और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। परेशानी है क्या, मुसीबत क्या बन रही है और इंतजामिया क्या कर रही है, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:30 बज रहे हैं। ब्रेक के पहले मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट रास्ता जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वैसे पहले ही कई मंसूबों पर काम चल रहा था, लेकिन एक और टनल जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के लिए सफ़र में आसानी करेगी और तकरीबन 11 किलोमीटर का सफ़र कम होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर पहाड़ी सिलसिले के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बात हम जम्मू पुंछ सफ़र की कर रहे हैं, जो मज़ीद आसान होगा। और बीजी टनल जिसका नाम रखा गया है, या बीजी की जो सुरंग है, उसके काम का इफ्तिताह हो गया है और बीआरओ इस टनल पर काम हाथ में ले रही है। 11 किलोमीटर से 11.5 किलोमीटर तक तकरीबन ये सफ़र कम हो जाएगा, बेहतरी आएगी, आसानी होगी। और सफ़र ख़ास तौर से 2 जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं, 2 इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर सफ़र थोड़ा सा आसान होगा। स्ट्रेटेजी के एतबार से भी ये इलाका काफ़ी अहमियत का हामिल है। फ़ौज है, बीएसएफ है, पुलिस का आना जाना दोनों अतराफ होता है। गुज़श्ता रोज़ खुसूसी पूजा पाठ के साथ टनल का इफ्तिताह कर दिया गया है और बीजी सुरंग के काम का इफ्तिताह होने का मतलब कि 2 टनल्स के दरमियान नज़दीक 2 जो इलाके हैं उनके दरमियान मज़ीद आसानी हो जाएगी। और तकरीबन एक करेक्शन ज़रा करते चलें, 1.5 किलोमीटर के आसपास सफ़र जो है वो कम होगा। भिंबर गली टनल जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है, 1.1 किलोमीटर के आसपास इस टनल के बनने से सफ़र कम हो जाएगा। ऑलरेडी जो नौशहरा टनल है बाकी जगहों पर है, जहां हमने देखा गुज़श्ता दिनों काम बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, लाइटनिंग वगैरह चल रही है और वो काम मुकम्मल होने का मतलब है कि
टनल के जो प्रोजेक्ट के बड़े हिस्से थे अखनूर से आगे, वो कंप्लीट हो गए हैं। बीआरओ ने इनागुरल ब्लास्ट किया बीजी टनल का, राजौरी पुंछ रूट को कनेक्ट करेगा। तस्वीर आपके सामने, स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। फौज को जाने में आसानी होगी, शहरी आसानी से जा सकेंगे। और बाज़ मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि जोग्राफियाई एतबार से जिस हिसाब से ये टनल्स बनाई जा रही हैं या काम हो रहा है, उस हिसाब से मुस्तकबिल में कभी रेल चली तो रेलवे के हवाले से भी काम ज़रा और आसान हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट है 16.1 किलोमीटर प्रोजेक्ट कलाली राजौरी के अंदर भाटा दूड़ियां को कनेक्ट करते हुए पुंछ की तरफ जाएगा और तकरीबन 1.1 किलोमीटर के आसपास ये जो टनल है वो एक बड़े इलाके में ये जो दूरियां हैं वो ख़त्म करेगा और तकरीबन ये 11 किलोमीटर बनता है। 1.1 किलोमीटर ये कुल मिलाकर बनता है, लेकिन 11 किलोमीटर के आसपास सफ़र 10.8 के आसपास जो बीआरओ हुकाम कंफर्म कर रही है इतना कम हो जाएगा। ज़रा एक ऑफिशियल बाइट सुन लेते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। ये बड़ा ही मुबारक दिन है हम सबके लिए और खास करके पुंछ राजौरी के लोगों के लिए कि ये जो बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली ये जो भीमबर टनल है इसका आज जो है लॉन्च सेरेमनी थी। वर्दी चीफ इंजीनियर जो हैं बीआरओ संपर्क के, उन्होंने इसको जो है लॉन्च सेरेमनी को जो है सरंजाम दिया। उनके एजिस में ये पूरी प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया। 1.1 यानी 1100 मीटर इस टनल की जो है वो कुल लेंथ है और अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टन होगा। पुंछ का और जम्मू के बीच का जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर ये शॉर्टन होगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस टनल की और हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये संपर्क जो हमारी ये जो बीआरओ की एजेंसी है ये जल्दी से जल्दी जो है इस टनल का जो है काम वो ख़त्म करेगी। और जैसा कि चीफ इंजीनियर साहब ने इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि वो सेफ्टी एस्पेक्ट को जो है वो उस पर स्पेशल फोकस रहेगा, उस पर एम्फेसिस रहेगा। काज़मी हमें इस इलाके से ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर, चूंकि आप मकामी हैं इस इलाके के, क्या अहमियत इस टनल की है ख़ास तौर से दो अजला के लिए? दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, और दूसरी बात ये कि शहरियों के लिए वाहिद ये रास्ता था जहाँ से मुश्किलात माजी में रही हैं, दीगर कुछ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी मसाइल रहे हैं इस इलाके में। आपको बता दूं कि ये जो टनल का कल ब्लास्ट किया गया, ये टनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजौरी को डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साथ कनेक्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बाटा दुड़िया से टनल का ब्लास्ट किया गया जाके कलाली एरिया जो मंजाकोट का पड़ता है वहां से जाके निकलेगा। इस टनल की जो पूरी लेंथ बताई जा रही है वो 1100 मीटर बताई जा रही है, यानी 1 किलोमीटर 100 मीटर। और उसके बाद अगर हम आपको बता दें कि वहां जो बीआरओ के ऑफिसर्स मौजूद थे उनको जो है वो उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि हमने सबसे पहले जो लोगों का सेफ्टी है उसको देखना है और उसके बाद अपना काम करना है। आपको मैं बता दूं कि लगातार जो ही अगर हम सिक्योरिटी की बात करें या इस रोड की बात करें तो लास्ट ईयर में जब ये बाटा दुड़िया में एक इंसिडेंट हुआ था, आर्मी की गाड़ी पे जो है वो अटैक हुआ था, उसके बाद तकरीबन ये 40 से 1 मंथ तक जो है ये हाईवे जो है वो बंद रही थी। लोगों को काफी दुश्वारी देखना पड़ी थी। जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के यानी जो पुंछ मंडी सुनकोट के जो लोग थे उनको मेंढर से जो है वो होकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी या उस तरफ जाना पड़ रहा था। जी। इस टनल से जो है वो जो बाटा दुड़िया का जंगली इलाका है या बीजी का इलाका है तकरीबन ये 10 से 11 किलोमीटर जो है वो शॉर्ट पड़ेगा। और अगर इसको हम सिक्योरिटी व्यू से देखेंगे तो जो जंगली एरिया है उसको डिस्कनेक्ट करके बिल्कुल ये बाटा दुड़िया से कलाली की तरफ जो ही निकलेगा, तो जितना भी ये बाटा दुड़िया का जंगली एरिया है या बिम्बर गली का जंगली एरिया है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो जो ही पाकिस्तान की तरफ से पहले सीज फायर वायलेशन की जाती थी तो उस वक्त भी जो है जो पेशेंट्स होते थे या फिर तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको ले जाने के लिए काफी दुश्वारी देखनी पड़ती थी, क्योंकि बिम्बर गली में कई बार हमने देखा है जब बर्फबारी का मौसम होता है तो उस वक्त भी ये रोड बंद होती है। अगर ये टनल निकलता है तो उससे इसमें भी काफी राहत देखने को मिलेगी। यानी इस टनल के बनने से क्या ये जो बीजी वाला पोर्शन है, आप मंजाकोट से ऊपर जाते हैं, पतराड़ा से ऊपर होकर फिर ऊपर वाली साइड से नेक्स्ट सुरनकोट वाली साइड, फिर आपको बहुत नीचे जाना होता है सी लेवल से, ये पूरा एरिया कट ऑफ हो जाएगा? जी आसिफ, अभी तक जो जियोग्राफिकली बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि मंजाकोट से थोड़ा से पीछे जो है ये टनल निकलेगा और बिल्कुल बाटा दुड़िया से मंजाकोट तक ये टनल रहेगा। 1100 मीटर टनल है जिससे ये एरिया जो चारकोट का एरिया है या फिर बीजी का एरिया है ये सारा डिस्कनेक्ट किया जाएगा। और ये टनल जो है जो बीआरओ की तरफ से बताया गया है मात्र इसमें जो है वो 3 से 4 मिनट लगेंगे। जी आसिफ। अच्छा, इसकी कोई डेडलाइन रखी गई है?
कब तक कंप्लीशन होगी? जी अभी तक डेडलाइन नहीं बताई गई है। अलबत्ता कल तहसीलदार मैंडर राहुल बसोत्रा वहां मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि जो बीआरओ के ऑफिसर्स की तरफ से अनऑफिशियली कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि ये तकरीबन 1 से 1.5 साल में ये टनल कंप्लीट करके हमने जो है वो कंप्लीट करना है और इसको थ्रू करना है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात फराहम कर रहे थे ताहिर अली काज़मी हमारे साथ थे और बता रहे थे कि सूरत हाल असल में क्या है। इंपॉर्टेंट रास्ता है बॉर्डर की तरफ, दोनों एरियाज, दोनों को कलाली से आप भाटा दूड़ियाँ वाली साइड जाएंगे और ये वो एरियाज हैं जहाँ 2021 के बाद फौज या पुलिस पर कई हमले हुए, खासतौर से फौज निशाना बनी और एक बड़ा लंबा तारीखी ऑपरेशन भी चला 32 से 33 दिनों तक, जहाँ तक 20-21 की बात है सितंबर के महीने में। और उसके बाद मुसलसल कार्रवाइयाँ होती रहीं, कई जगहों पर अटैक्स हुए, फौज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस एतबार से भी इस टनल की काफ़ी अहमियत कि स्ट्रेटेजिकली फौज के लिए या डिफेंस के लिए रास्ता बहुत ज़रूरी है। फिर वो जो ऊपर वाला एरिया, जो जंगलात वाले, जहाँ से घूम घूम कर गाड़ियाँ फिर वापस कनेक्ट पुंछ को करती हैं, सुरनकोट में जाती हैं, उस एरिया से भी शायद निजात हासिल करने की कोशिश है। फिर दूसरा डिफेंस का रास्ता है, तो उस एतबार से भी बहरहाल टनल का काम शुरू हो गया है, अच्छी बात है और तवक्को की जानी चाहिए जल्दी कंप्लीट भी हो। आगे बढ़ेंगे, बात अब ज़रा उन वर्कर्स की करते हैं जो हैं तो आर्जी मुलाजिम ही एक तरह से और मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एक बड़े इदारे के साथ जुड़े हैं। बड़ा इदारा, बड़ा नाम, काम भी बहुत ज़्यादा करने के बावजूद मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। मैं जम्मू के अंदर काम करने वाले सफाई मुलाजमीन की कर रहा हूँ और सफाई मुलाजमीन या इनके आसपास काम करने वाले लोगों से जब हमने जाना, पता चला कि बहुत कम तनख्वाह पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसों से ये लोग काम करते हैं और बगैर किसी हिफाजती सामान के। सुरक्षा कवच इनके पास नहीं है। सिर्फ 50% लोग हैं। जब आप ऑफिशियली कंफर्म करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो जराया हैं, सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि 50% के आसपास लोग सफाई का काम अच्छी तरीके से होने के बावजूद भी फीस अदा करते हैं। और दूसरी मुसीबत ये कि जीएमसी पर जो जिम्मेदारी थी शायद वो नहीं कर सका। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी इस तरह के सवालात माजी में उठते रहे और गुज़श्ता दिनों म्यूनसिपैलिटी के मुलाजमीन जो कल भी इस प्रोग्राम में कॉल कर रहे थे कि तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, जैन और फेब का नामो निशान नहीं। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ मुलाजमीन फ़ोन करके बताते हैं। तो जीएमसी के अंदर भी हाल यही है कि कम तनख्वाह है, 3000 के आसपास गालिबन, और दूसरी मुसीबत ये कि असामियाँ बहुत खाली है और सफाई का सारा जो दारोमदार है इन कम वर्कर्स पर हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। और दूसरा, सैनिटेशन वर्कर्स पूरा काम करने के बावजूद बहुत कम इनके पास बिना किसी सेफ्टी गियर्स या गैजेट्स के काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज हुए हैं। तकरीबन जो इंतजामी जराए या सरकारी सोर्सेज बताते हैं कि जीएमसी तकरीबन 35 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो हासिल करता है और फीस की शक्ल में सबसे ज्यादा पैसा आता होगा। 400 करोड़ के आसपास खर्च करने की बात होती है, लेकिन 50% के आसपास ही लोग सैनिटेशन फी देते हैं, ये कंफर्म होता है। इस वक्त भी 1556 परमानेंट पोस्ट जो है सैनिटेशन वर्कर्स की अर्बन लोकल बॉडी जीएमसी में, टोटल पोस्ट में 100 पोस्टें अभी भी खाली हैं। 100 पोस्ट आर स्टिल वैकेंट। दूसरी बात ये कि अलग अलग मकामात पर गार्बेज को डंप करना हो, इन्हें कंटेनर्स में डालना हो, डस्टबिन को साफ करना हो। 75 वार्डें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आती हैं, यहाँ पर साफ सफाई का पूरा निज़ाम हो। पिछले कुछ सालों से शहर के अंदर ये जो साफ सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, वो यही जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं इन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ। और मात्र 3000 रुपये पर काम करते हैं। रेगुलाइजेशन का कोई ऑर्डर, कोई अता पता बिल्कुल भी नहीं है। और नाराज़गी इस बात पर भी कि इतना काम करने के बावजूद भी जो उनकी मेहनत का फल है वो असल में नहीं मिल रहा है। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, जम्मू से हमारे साथी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, दो बड़ी परेशानियां, एक तो सफाई कर रहे हैं, दूसरे पार्ट पे सैलरी बहुत कम है, ये शिकायत आती थी। लेकिन तकरीबन 75 से 80 के आसपास जो वार्ड्स हैं उनको आप साफ करने का जिम्मा बहुत कम वर्कर्स पर डाल रहे हैं। 100 पोस्टें ऑलरेडी खाली हैं। दैट मीन 1450 के आसपास जो लोग बचते हैं वही पूरे जम्मू सिटी को या टाउन को क्लीन करने का काम करते हैं, जिसमें गार्बेज डंपिंग है, साइंसी तरीका जो अपनाने की बात होती है कि उस हिसाब से गार्बेज को डंप किया जाए। अगर कहीं जलाना है,
उसको वेस्ट करना, ये सारा काम इन्हीं पर है। तो फिर इस बात में देरी क्यों कि सेफ्टी गियर्स नहीं है, सुरक्षा कवच नहीं है? 3,000 रुपये में शायद जान हथेली पर रख पर काम करने वाले लोग इस वक्त भी सबसे ज्यादा परेशान है विद इन सिटी। देखिए, सैनिटाइजेशन वर्कर से हम बात करें तो लगातार वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन देखिए एक तरफ जहां पे लगातार जेएमसी में जो है वो प्रदर्शन इनके द्वारा देखने को मिलता है। सबसे पहले मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से इनके पास जो है वो सेफ्टी उपकरण नहीं है, बिना सेफ्टी उपकरण के जो है वो ये काम कर रहे हैं। 75 वार्ड्स में जो भी क्लीनिंग का काम है वो सब काम करते हैं। डोर टू डोर जो है वो आप देखेंगे ऑटो भी वहां पर पहुंच रहे हैं जो कि सफाई यानी कि वहां से कूड़ा कटकर जो है वो उठाते हैं। एक तरफ आप देखेंगे जहाँ पे ये सैनिटाइजेशन वर्कर्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें परमानेंट किया जाएगा। 1000 जिस प्रकार से आपने कहा कि 1556 के करीब परमानेंट पोस्टें हैं, लेकिन अभी तक जो है वो यानी कि 100 के करीब जो है वो वेकेंट पड़ी हुई है और 3000 से भी ज्यादा इस समय सैनिटाइजेशन वर्कर जो कि इंतजार कर रहे हैं रेगुलाइज होने का, लेकिन अभी तक इन्हें रेगुलाइज नहीं किया गया है और ये बिना सेफ्टी उपकरण के जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कई यानी कि डंपर्स और साथ ही साथ टैंकर की अगर मैं बात करूं तो जहां पर इनकी कमी भी देखने को मिल रही है, यानी कि जो कूड़ा कटकर है जहां पे वो डाला जाता है उनकी भी कमी जो है वो इस समय देखने को मिल रही है और करीबन ये सैनिटाइजेशन वर्कर जो कि 75 वार्ड में इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है कि इन्हें रेगुलाइज किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी इनके लिए जो है वो कदम नहीं उठाया गया है। अच्छा, हमारी जानकारी के मुताबिक एक शहर का एक दायरे के अंदर रहकर काम करना, कम सैलरी पे काम करना विदाउट सेफ्टी गियर्स, फिर भी इनको जीएमसी नहीं बल्कि एक एनजीओ सारा इनका सिस्टम देखती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एनजीओ की बात करें तो एनजीओ जो है वो इनका काम देखती है और क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है कि इन्हें जो है वो रेगुलाइज किया जा सके, लेकिन देखिए एक व्यक्ति का ये कहना है कि करीबन वो जो है वो 8 से 9,000 के करीब जो है वो कमाता है और इसमें उनका घर खर्च जो है वो नहीं निकलता है। तो जो एनजीओ के द्वारा यानी कि एनजीओ जो है वो इन्हें देखती है और कहीं ना कहीं जो रेगुलाइज के समय लगातार बात जो उठ रही है और कहीं ना कहीं इनका जो इनकी रेगुलाइज होने का जो बात की जा रही है, अभी तक जो है इनके लिए कोई भी कदम यहाँ पर जो है वो नहीं उठाया गया है। तो कंसर्न अथॉरिटीज का कोई टेक, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं अभी तो चुनाव होना है, यूएलबीज में 1 साल हो गया है, बिल्कुल ये खाली पीरियड से गुजर रहा है, या ये मानकर चलें कि सारी चीजें जस्ट भगवान सहारे हैं कि जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, ना जो अंदर 100 पोस्टें हैं वो भरी जा सके और बाहर जो काम कर रहे हैं उनका भी किसी को ख्याल नहीं है? कोई ऑफिशियल टेक इस पर, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान या कोई जानने की आपने कोशिश की? क्या जवाब है वहां से? अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से यानी कि कुछ समय पहले इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उस समय ये कहा गया था कि इन्हें जल्द ही रेगुलाइज किया जाएगा। कुछ यानी कि वर्कर्स ऐसे हैं, कुछ यानी कि यहाँ पर जो है वो आंकड़ा बताया गया था कि इन्हें जो है वो रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन अभी उनका पेपर वर्क जो है वो बाकी है। तो कई यानी कि करीबन 3,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलाइजेशन के लिए बैठे हुए हैं, रेगुलाइज करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें रेगुलाइज नहीं किया गया। तो अगर मैं जिस प्रकार से 30 की बात करूं तो उनका कहना है कि अभी जो है वो उन्हें रेगुलाइज करने का यहाँ पर जो काम है, पेपर वर्क जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया शिल्पा, डिटेल पूरी तरीके से देने। बगैर सफाई, बगैर सामान के सफाई करने वाले मुलाजमीन, लेकिन इंतजामी जराए ही बता रहे हैं कि इतना पैसा खर्च होता है, सिर्फ 50% लोग फीस वापस देते हैं या सफाई का जो पैसा देना होता है, और सफाई मुलाजमीन बगैर किट्स के, बगैर ज़रूरी सामान के काम करने का मतलब है मुश्किलात हैं। तनख्वाह महज 3 से 8,000 के बीच में और वक्त पर काम करना इनकी जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं, लेकिन हुकाम पर सवालिया निशान बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा जम्मू कश्मीर में होने वाले लोकसभा इंतखाबात की करते हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी का अपनी जगह, दूसरा मसला होता है कि मौसम कब ठीक है तो उसी हिसाब से स्केड्यूल अनाउंस होता है, फिर उसी हिसाब से चीज़ें आपको डिपार्टमेंट्स के साथ टाई अप करके सेट करनी होती हैं। जम्मू कश्मीर में 18वीं लोकसभा के इंतखाबात जब हुए तो उसके बाद तारीफ भी इंतजामिया की जा रही है और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जुल्लू को एक सनद दी गई है, एक सर्टिफिकेट से उन्हें नवाजा गया है। इलेक्शन कमीशन ने तारीफ की, सताइश की, चीफ सेक्रेटरी अतुल जुल्लू की खिदमात की सताइश की गई। इस बात को तस्लीम किया गया कि उनकी खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। उस वक्त जब जम्मू कश्मीर के अंदर अभी असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस जो पिछले साल हुए, और ये वो सर्टिफिकेट जो अतुल कुमार जुल्लू को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 2 जो उनके साथ मुआविन इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से दस्तखत शुदा ये सर्टिफिकेट उनको मिला है।
अतुल कुमार डुल्लू के होते हुए ही जो उनकी कहा गया कि सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्पलरी लीडरशिप, बेहतरीन जो उनकी रहनुमाई में इकदाम उठाए गए। 2 इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनने दस्तखत किए हैं इस पर, और कामयाब इलेक्शन के इनेकाद के लिए उन्हें एक तरह से रिवॉर्ड किया गया है। 2024 में जब इंतखाबात हुए तो बगैर किसी मुश्किल के, बगैर पथराव के, बगैर किसी तशद्दुद के और तशद्दुद से पाक इंतखाबात, जिसमें 58.11% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पहली मरतबा 1989 के बाद पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर और साबिका रियासत में जो 14% से 40% के दरमियान, और जम्मू कश्मीर में जो 44% आखिरी जो परसेंटेज रही थी, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया गया। ये सारी इकदाम, सारी कोशिशें जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के होते हुई, और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू भी इनमें वो एक सीनियर अफसर थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अफसरान को, लोगों को, तरबियत याफ्ता अमले को एंगेज करने में कलीदी किरदार अदा किया था। 2019 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद या आईनी तब्दीली के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें 87,26,281 वोटर्स थे जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने। 11,629 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। 80,724 पोलिंग जो अमला था, एहलकार थे, उनको तैनात किया गया था। ट्रेनिंग की गई थी, ECI के साथ उनको जोड़ा गया था। तमाम गांव, देहात, टाउन के अंदर, कस्बों के अंदर या शहरों के अंदर जो भी इलेक्शंस कराए गए, बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए, बेहतरीन इकदामात के लिए और कामयाब और पुरअमन इंतखाबात के लिए अतुल कुमार डुल्लू को उनकी तारीफ हुई है और उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। बात निज़ाम की हो रही है, सिस्टम की हो रही है, तो आपकी कॉल्स पे जाने से पहले ज़रा बात सिक्योरिटी की भी कर लेते हैं। अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह नलिन प्रभात की सदारत में। इस इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सलामती सूरत हाल को डिस्कस किया गया और यूनियन टेरिटरी के अंदर होने वाली मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करते हुए तमाम DIGs, रेंज DIGs, IGP कश्मीर, SSP कश्मीर जोन के या सीनियर अफसरान जो थे जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की और वर्चुअली जम्मू सूबे से जो अफसरान थे इस मीटिंग का हिस्सा बने, उनके साथ आगे की हिकमत अमली तय पाई। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन या हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो इस वक्त काम कर रही हैं उनके साथ पुलिस अपना ताउन बेहतर तरीके से करे, सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मजीद बेहतर किया जाए और ख़ास तौर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मंशियात और जराइम को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मुआशरे में जो अहम तरीन शख्सियात हैं, किरदार हैं, उनके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो पुलिस और अवाम का राब्ता है, जो दोनों के दरमियान अब तक मफाहमत के ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, उस तालमेल को, उस हम आहंगी को, उस कोलैबोरेशन को, उस ताउन को, उस प्यार मोहब्बत को बरकरार रखा जा सके। ऐसी कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, इस पर फोकस किया गया। डिस्ट्रिक्ट SSPs जिन्होंने डिटेल ब्रीफिंग दी है कि अमन कानून की सूरत हाल के अलावा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में अपने इलाकों में इस बात पर तवज्जो दी गई। और नलिन प्रभात DGP जम्मू कश्मीर जिन्होंने डायरेक्शंस दी कि फौरी तौर पर लॉन्ग पेंडिंग जो क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी जराइम के पुराने मुकदमात हैं, बरसों से कभी अदालतों में कभी पुलिस के पास पहुंचते हैं, तो ख़ास तौर से जो पुलिस के डोमेन में वो किया जाए। लॉन्ग पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को मुकर्रर मुद्दत के अंदर हल करने पर जोर दिया गया। फौरी तौर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो और इन मसाइल का हल भी तलाशा जाए। दूसरी तरफ IGP कश्मीर जोन VK बिर्दी जो इस इजलास का हिस्सा रहे, जिन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि ख़ास तौर से उन हिस्सों के अंदर जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और मंशियात एक बड़ा चैलेंज मुआशरे के सामने, पुलिस के सामने, अपने अपने इलाकों में केसेस को, जो क्रिमिनल केसेस हैं, वक्त के अंदर या एक मुकर्रर जो डेडलाइन है उसके अंदर हल करें। दूसरी बात ये कि मंशियात मुखालिफ केसेस में कार्रवाई करके मुलव्विसीन को कैफरी किरदार तक फौरी तौर से पहुंचाया जाए। इधर मंशियात की बात हुई है तो श्रीनगर के अंदर जहां पर यह इजलास भी हो रहा था, बात जरा कर लेते हैं। मंशियात मुखालिफ कार्रवाई में गिरफ्तारियां हुई हैं। गुज़श्ता दिनों एक शिकायत भी मिली थी, जरा उस पर भी मैं आपको लिए चलूंगा, लेकिन एक और गिरफ्तारी हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली से एक नौजवान का ताल्लुक, लेकिन श्रीनगर के अंदर पुलिस ने गिरफ्तारी की। ओखला विहार दिल्ली से इस शख्स का ताल्लुक, या जो नौजवान है जो श्रीनगर के अंदर पकड़ा गया है, और पुलिस अथॉरिटीज ने जब कार्रवाई की तो FIR नंबर 1/2025 अंडर सेक्शन 8/2129 NDPS एक्ट करण नगर पुलिस थाने में जो केस ऑलरेडी दर्ज था, उसके तहत कार्रवाई चल रही थी, तहकीकात आगे बढ़ रही थी और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि जो शख्स पकड़ा गया है
जिसकी तस्वीर आपके सामने है। इस शख्स का नाम मोहम्मद जैद है, ओखला विहार जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है। ये एक केस में पकड़ा गया है और पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी शख्स इस तरीके से कहीं पर भी पकड़ा जाता है, किसी की गिरफ्तारी अगर करनी हो तो जिसके पास सही और सटीक इनपुट्स हो वो पुलिस के साथ शेयर करे। और इस सिलसिले में कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पुलिस ने रिमांड के लिए जो है वो गुहार भी लगाई है, बल्कि अपील की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक वो कमिटेड है पुरअज़्म है मंशियात के खात्मे के लिए। दूसरी तरफ गुज़श्ता दिनों एक कोरियर कंपनी के पार्सल्स में मंशियात रखी गई थी, इस तरह की खबरें मौसूल हुई, तो पुलिस ने इस पर भी श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि न सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं बल्कि उस केस में तहकीकात आगे बढ़ी तो 6 लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा आप तक पहुंचाएंगे। पिछले महीने हम लोगों को ये इत्ला मिलती है कि एक कोरियर कंपनी है, जिस कोरियर कंपनी का नाम है श्री मारुति और इनका ऑफिस लोकेटेड है छोटा बाजार। वहां पे हमें ये पता चलता है कि 2 पार्सल जिनके नंबर है 24035200275890 और 24035200275897, इन 2 पार्सल्स में कोरियर के थ्रू ड्रग्स आ रही है। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद जब हमने बड़ा कोवर्टली इस कोरियर कंपनी के जाके जो है वो सर्च किया और राब्ता कायम किया अपने सोर्स के थ्रू, तो इन पार्सल्स को जो हम रिकवर करते हैं तो इन पार्सल्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है वो गलत होता है, जबकि फ़ोन नंबर जो होता है वो सही होता है। क्योंकि जो मंगवा रहा था वो उसको पता था कि जब कोरियर पहुंचेगा तो मेरा फ़ोन से मुझे कॉल होगा। अलबत्ता एड्रेस वो लाल चौक का देता है लेकिन फ़ोन नंबर अपना देता है। तो जिस शख्स ने इस ड्रग्स को मंगवाया था उसका नाम था हिलाल। चलिए खबरों पर जरा यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। एक एक करके हमारे साथ कॉलर ज्वाइन करना शुरू और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वस्ता के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताएं, कहाँ से? नज़ीर अहमद से गांधरबल पर। जी नज़ीर साहब। अर्ज छुम अख चीज कि इस मनोज सिन्हा साहबन वनो कि गरीबन पे दिमो तो 5 मलर प्लाट जी, तो तथ पे वनस कह गोर कर ये गरीब तमाम परेशान हाल। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब कॉल करने के लिए। आपकी बात नोट कर ली है, मुतलकिन तक आपकी बात पहुंची है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ थे नज़ीर साहब गांधरबल से। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइमा नूर छानापुरा से बोल रही हूँ जी। मैं ये बात रखना चाहती हूँ, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ी। जी जी। मैं ये बात रखना चाहती हूँ, जो आपने 2-4 रोज पहले एक न्यूज चलाई टूलिप गार्डन को लेकर। जी। आपने कहा आपकी न्यूज में कि हमारी जो ये गार्डन है हमें बहुत इनकम जनरेट होती है, करोड़ों में इनकम जनरेट होती है। तो मैं ये जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज है कि जो ये कैजुअल और डेली वेजेस इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, आज तक उन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट लेवल पे इन लोगों के परमानेंट क्यों नहीं किया इन लोगों को, जबकि इतनी इनकम जनरेट होती है। तो कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया, आपकी बात, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। यही सवाल तो हमारा भी सिस्टम से है। अब तवक्को ये कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी, पहला बजट है, खुद वज़ीर आला साहब कह रहे हैं बजट में कोशिश की जाएगी वादों को पूरा करने की, एक शुरुआत होगी। ख़जाने में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो आर्जी मुलाजमीन का मसला है ये बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है मौजूदा हुकूमत के लिए भी, और शायद मुस्तकबिल में भी परेशानियाँ हो। अगर इतनी इनकम है तो ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। साफ़ सफाई पर भी सवालात उठ रहे हैं, पिछले दिनों इसकी भी एक वीडियो के ज़रिए अक्कासी हुई थी। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बताएं, आवाज़ आ रही है आपकी। सर हम मलूरा शॉल्टिंग से बोल रहे हैं, मलूरा शॉल्टिंग से सर। जी बताएं। सर 3 दिन से पहले जब रोजा भरा हम थी तो उस वक्त इफ्तारी को पावर चला गया,
वो सही के टाइम पे भी पावर चला गया है। बराबर 3 दिन कंटिन्यू, आज शहरियत बराबर कंटिन्यू 3 दिन शहरी को भी ले जाते हैं पावर और इफ्तारी को भी पावर ले जाते हैं सर। टोटली सप्लाई नहीं है या सिर्फ कट्स लगते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करते हैं काम, जो ही इफ्तार का टाइम आ गया तो पावर ले जाते हैं, जो ही शहरी का टाइम आ गया पावर ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, KPDCL तक आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए पहुंची है और उमर साहब ने इस बात का नोटिस लिया था। अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं हो रहा उन बातों पर। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, हेलो। नाम बताएं, कहां से? आदाब जनाब, मैं परमजीत सिंह जूनगर से। जी आदाब सर। सर मेरे को आपसे बातें तो बहुत कुछ करनी है मगर टाइम नहीं है। बस इतना बता दूं कि जैसे कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल जी बहुत ही मनमानियां कर रहे हैं अपनी। कहां पर? को चाहिए उसके ऊपर थोड़ा नजर। कहां? जम्मू प्रोविंस की? मनमाना है, मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे अपने बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं तो उनको भी बेचारों को प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर सरकार को चाहिए कुछ उसके ऊपर नजर रखनी कड़ी। बहुत शुक्रिया सिंह साहब कॉल करने के लिए। चेक एंड बैलेंस वाला मसला है, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा और अथॉरिटीज़ पर सवालात उठ रहे हैं दोनों प्रोविंसेस से, और अनफॉर्चुनेटली जो मनमानियां हैं उस पर अभी तक तवज्जो तो दी गई लेकिन काम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, जो हमें भी मुख्तलिफ इलाकों से और आप ही लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? हेलो आसिफ साहब, आदाब। आदाब आदाब, नाम बताएं, कहाँ से? मैं इकबाल सिंह बोल रहा हूँ कठुआ से। जी सिंह साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर पार्क है हमारे यहाँ वार्ड नंबर 14 कठुआ में। जी बिल्कुल। उसकी हालत बड़ी खस्ता है, ना उसमें व्हाइट वॉश है। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के नाम पे रखी गई है पार्क, इतना गंदगी है उसमें, ना कोई व्हाइट वॉश है ना कुछ है, ना पौधों का थोड़ा सिस्टम ठीक है। वो थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा इनसे करा दीजिए। सीओ से भी कई बार मिले हम, सीओ म्युनिसिपल काउंसिल से, पर कोई इंश्योरेंस नहीं दे रहा है उसके बारे में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, पैसा आ रहा है लग कहाँ पर रहा है कुछ समझ नहीं है। जब से आपने कॉल्स की उसके बाद कोई 6-7 मरतबा हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को बताया, कहा कर देंगे, कर रहे हैं, हो रहा है, पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये अच्छी बात है कि आपने फीडबैक दिया, बड़े टाइम के बाद दोबारा पता चला, लेकिन हमें बताया गया था कि हुआ है जब हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है अगर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? किश्तवाड़ ITI से। जी जी बताएं। जी 6 साल से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। किस डिपार्टमेंट से? किश्तवाड़ ITI सीपर कम चौकीदार। ओके, ITI में हम काम कर रहे हैं सर। कितने 24 घंटे काम कर रहे हैं, 12-5 में मुलाजिम लगे थे हम। कितने एम्प्लॉयज हैं आप? यहाँ बहुत सारे, यहाँ पर हम 4 टीचर्स हैं और मैं सीपर कम चौकीदार हूँ। किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अफसरों को कहते हैं और वो कहते हैं ऊपर से आने वाली है, कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमारा काम था काम करना, और कागजों का काम अफसरों का काम था, वो अपने काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया है सैलरी ना आए हुए? जी 6 साल हो गए सर। बहुत शुक्रिया जी। आज ज़रूर इस मामले को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के नोटिस में बुलाएंगे। लास्ट कॉलर लाइन पर ज़रा हैं। अनफॉर्चुनेट काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, लेकिन शिकायतें वहीं जो थोड़ी देर पहले GMC के हवाले से भी, GMC के हवाले से हमने बात की थी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? मैं सैयद अहमद शाह कलीपुरा से, बागा जी कलीपुरा से बोल रहा हूँ। जी शाह साहब। हाँ, मुझे बताइए एक बात, हम तो लेबर है, लेबर को कुछ नहीं मिल रहा था यार। किस लेबर को? लेबर, वो लेबर है ना, लेबर का मजदूर लेबर। मतलब क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है हमको लेबर कार्ड है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, घर में बैठ रहा हूँ। लेबर कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं? हाँ, मुझे बेनिफिट है। तो आपने लेबर डिपार्टमेंट क्या कहता है? कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं बोलता है, रिन्यू करो। मैंने रिन्यू भी किया मगर कुछ नहीं आता है उधर से, वो कुछ नहीं आता है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिली होगी ना, वजीफा वगैरह मिला? अभी कहाँ मिला, अभी तो नहीं मिला। बड़ा परसों मिला, अभी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला।
बहुत शुक्रिया आपकी बात लेबर डिपार्टमेंट तक, जिम्मेदारान तक और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब इस प्रोग्राम को जरूर देख और सुन रहे होंगे, उन तक पहुंच गई होगी। थैंक यू सो मच। आप तमाम लोगों का वक्त बहुत कम है, एक दो अपडेट्स फटाफट से आप तक मैं जरा पहुंचा दूं और उसके बाद सीधा आपसे इजाजत चाहेंगे। और बात जरा फटाफट से सदर ट्रंप और जेलेंस्की के उस टकराव के बाद होने वाली पेशरफ्त की, क्योंकि एक बड़ा फैसला यूक्रेन के खिलाफ अमेरिका ने लिया है। यूक्रेन के लिए जो अमेरिका की जानिब से फौजी इमदाद दी जा रही थी वो रोक दी गई है। जेलेंस्की पर जंग फौरी खत्म करने का दबाव मुसलसल बढ़ाया जा रहा है और कोई फर्क ज्यादा अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं पड़ा है। ट्रंप और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता दिनों जो तीखी बहस हुई थी उसका असर देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस के ओहदेदारान के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उनकी तवज्जो अमन है, हमारी शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की जरूरत है। और व्हाइट हाउस के मुताबिक अपनी इमदाद को वो इसलिए रोक रहे हैं, इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके ये किसी हल में हिस्सा डाल रहे हैं। इससे पहले पीर का दिन था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की को धमकी देते हुए इशारा दिया था कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहिदा न किया तो यहां ज्यादा देर तक वो नहीं रहे। यानी उस टकराव के बाद ये बड़ा फैसला, फौजी इमदाद फौरी तौर से यूक्रेन के लिए रोक दी गई है सदर ट्रंप की जानिब से। और चलते चलते बात जरा इजराइल और हमास की भी, क्योंकि इजराइल की जानिब से भी एक और धमकी आई है। जंगबंदी के उस मुआहिदे के मुताबिक काम नहीं आगे बढ़ सका जिसमें यरगमालियों की दोनों तरफ से रिहाई को यकीनी बनाना था। लेकिन ये सब ना होने के बीच, अमेरिका और हमास की कशीदगी के बीच, नेतन्याहू जो कि इजराइल के वज़ीर आज़म है, प्रधानमंत्री है, उनने हमास को फिर से धमकी दी कि यरगमालियों को अगर रिहा ना किया गया तो नताइज आपके फेवर में, रिजल्ट्स आपके फेवर में बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। ये सब उस वक्त हो रहा है जब कुछ लोगों को छोड़ा गया, एक दूसरे से छुड़ाया गया, बहुत हद तक चीजें ठीक करने की कोशिश हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। इजरायली वज़ीर आज़म जो कि इजरायली पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे, हमास से उनने कहा कि अगर तुमने हमारे यरगमालियों या कैप्टिव्स को, बंदियों को ना छोड़ा तो ऐसे नताइज भुगतने पड़ेंगे जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गजा पट्टी में बड़ी बात उनने ये कही कि दोबारा से जंग शुरू करने पर गौर किया जा रहा है, जंग के आइंदा और ना रुकने वाले मरहले की तैयारी हो रही है, जिसका मतलब यह है कि कशीदगी मजीद बढ़ेगी, जंग दोबारा शुरू होगी। गजा पट्टी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूर अंदेशी की हिमायत वो करते हैं, साथ बड़े भाई का मिल रहा है। सिक्योरिटी एहलकारों और यरगमालियों के लवाहिकीन में झड़प भी हुई थी, नारे लगाते हुए एहतिजाज किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जहां पर एहतिजाज चल रहा है कि वो इस जंगबंदी के मुआहिदे को आगे बढ़ाएं। हमास ने पहले मरहले की तौसी पर राजी न होते हुए जंगबंदी खत्म करने का जहां पर जैसे ऐलान किया तो दूसरी तरफ से धमकी आना शुरू कि जंग दोबारा से शुरू होगी, और वो जंग जो कभी खत्म गजा पट्टी में नहीं होगी, धमकियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। 10 बज गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, हमेशा की तरह अपना फीडबैक देने के लिए और आपके पॉजिटिव रिस्पांस के लिए इजहार तशक्कुर। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहे। मजीद खबरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर।